अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 11th क्लास फिज़िक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम मेजरमेंट्स है, इसका टॉपिक नंबर 1.5 जो कि प्रिसिजन और एक्यूरेसी के बारे में है, इसको पढ़ेंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक प्रिसिजन और एक्यूरेसी वाला लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, तो पहले मैं आपको ये बता दूं। देखें, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज के अंदर कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं, तो कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन नंबर 2 वो उसने इसी टॉपिक के बारे में पूछा हुआ है। कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस को कहते हैं, आप जानते हैं। तो कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस 1.2 क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी विद रेफरेंस टू द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि आपने जो टर्म्स हैं प्रिसिजन और एक्यूरेसी, इसको डिफरेंशिएट करना है कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो वो जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज कब होगी, एक्यूरेट कब होगी, डिफरेंशिएट करें। यानी दोनों टर्म्स को वो डिफरेंशिएट करवा रहा है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपने हमेशा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर याद रखनी है, वो ये है कि जब भी आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन डिफरेंशिएट करवाए, यानी क्वेश्चन इस तरीके से आए कि वो दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करवा रहा है, तो इसको पेपर के अंदर लिखने का अटेम्प्ट करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि आप एक तरफ एक क्वांटिटी लिखें, दूसरी तरफ दूसरी क्वांटिटी लिखें, दरमियान में लाइन लगाकर दोनों के जो पॉइंट्स हैं कंपैरिजन वाले वो लिखते जाएं। तो इस तरीके से अगर आप पेपर के अंदर डिफरेंशिएट वाला सवाल करेंगे तो आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले प्रिसिजन की हेडिंग देकर उसको लिख लेंगे, दरमियान में लाइन लगाएंगे, उसके बाद वो एक्यूरेसी को लिख लेंगे। तो ये आइडियल मेथड नहीं है। तो याद रखें, जब भी डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आए तो आपने दरमियान में लाइन लगाकर पॉइंट्स बनाकर लिखना होता है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि इस तरह का जो क्वेश्चन है ना डिफरेंशिएट वाला, ये जब आप पेपर के अंदर लिखना शुरू करें तो इसको ना आपने शीट के टॉप से लिखना शुरू करना है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप इसको लेट करें शीट के दरमियान से लिखना शुरू करते हैं ना, तो फिर पता क्या होगा, आधे पॉइंट 2 पॉइंट एक तरफ आएंगे, जबकि बाकी पॉइंट आपको नेक्स्ट पेज पे लिखने पड़ेंगे, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा कैसे लगेगा कि एक ही शीट पे सारे पॉइंट्स आ जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बड़ी अहम बातें हैं पेपर प्रेजेंटेशन के लिहाज से, तो इनको आपने याद रखना है। अच्छा, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने बता दिया किस तरीके से आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? तो सिंपल, दोनों में से किसी एक को भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डिफाइन या एक्सप्लेन द टर्म प्रिसिजन, या डिफाइन या एक्सप्लेन द टर्म एक्यूरेसी, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं। एमसीक्यूज किस तरह बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने ध्यान के साथ समझना है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको रटा लगा लेते हैं, वो प्रिसिजन और एक्यूरेसी जो है इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, यानी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों को अच्छे तरीके से समझा कर छोड़ूंगा। इसके बाद आपको ईजिली पता चल जाएगा कि मेजरमेंट प्रिसाइज कब होगी और एक्यूरेट कब होगी। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक काम करें कि इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें, ताकि आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर नज़र आए। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिसिजन और एक्यूरेसी। अब देखिए, प्रिसिजन और एक्यूरेसी का जो सिंपल मतलब है, ठीक है, आम लैंग्वेज के अंदर, वो ये है कि जब भी कोई शख्स अच्छा काम करता है ना, तो हम उसको अप्रिशिएट करने के लिए ये वाले अल्फाज यूज़ करते हैं, ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, एक्सीलेंट वर्क किया, बड़ा एक्यूरेट काम किया, बड़ा प्रिसाइज काम किया है। यानी इनका मतलब एक जैसा होता है। लेकिन क्या फिजिक्स के अंदर इनका मतलब एक जैसा है? तो यही हम यहाँ पर समझने वाले हैं।
तो यहाँ पर चूंकि उसने बोला है कि फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो उसके लिहाज से बताओ, तो मैं आपको यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर मैंने रफ काम करना है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। पेपर के अंदर आपने यही याद करके जाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो काम करूँगा वो सारा जो है इसको समझाने के लिए होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए होगा। अब देखिए यहाँ पर जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं स्टूडेंट्स, मेजरमेंट का मतलब होता है पैमाइश करना, चूंकि हमारे चैप्टर का नेम है मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स का मतलब क्या होता है? रीडिंग लेना, पैमाइश करना, नापना, ठीक है। तो जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं ना, तो वो जो हमारी मेजरमेंट्स हैं वो प्रिसाइज कब होंगी और एक्यूरेट कब होंगी, ये हमने देखना है। तो इसके लिए मैं आपको ना एग्जाम्पल्स से समझाऊंगा, 2 एग्जाम्पल से समझाऊंगा, और ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये एग्जाम्पल्स आप समझेंगे तो फिर ये पॉइंट्स आपको बहुत ही ईजीली समझ आ जाएंगे और आपको कभी ये इन दोनों का जो फ़र्क है वो भूलेगा नहीं। अब यहाँ पर जो पहले एग्जाम्पल है ना, वो हम लेते हैं यहाँ पर आपके जो प्रैक्टिकल्स जब आप करते हैं, यानी कि आपने मैट्रिक के अंदर पेपरों के बाद प्रैक्टिकल्स यानी एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो वहाँ पे आपका एक एक्सपेरिमेंट है 1.2 जिसमें आप फ्री फॉल वाले ऑपरेटर्स को यूज़ करके ना जो जी है उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। जी जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कहते हैं, और इसकी जो असल वैल्यू है, जो इसकी असल वैल्यू है वो आप जानते हैं वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है हमारे पास जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी जो मैट्रिक है और जो एफएससी में जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे ये 12th क्लास के बाद, तो वहाँ पर भी आप ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, आपके पास एक फ्री फॉल वाला ऑपरेटर्स होता है जिसको आपने यूज़ करके क्या करना होता है? जी की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो लेट करते हैं कि आपने ना इस एक्सपेरिमेंट को किया। अब यहाँ पर आपको इतने ये भी पता है कि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल्स करते हैं तो आप 3 दफ़ा रीडिंग लेते हैं, 3 दफ़ा जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने अगर कैलकुलेशंस या ऑब्जर्वेशंस की हो तो आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा। तो लेट करते हैं कि आपने ना ये फ्री फॉल वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये 3 दफ़ा किया, 3 दफ़ा जी की वैल्यू आपने फाइंड की, ठीक है, आपने फाइंड की। पहली दफ़ा जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो जो जी की वैल्यू है ना, लेट करें वो आपके पास आई 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट करें ये आई, मैं आपको कह रहा हूँ कि लेट करें एक दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट किया, ये वैल्यू आई। फिर आपने कहा ये वैल्यू जो है ना ये ठीक नहीं आई, यानी कि 9.8 है, काफ़ी फ़र्क आया है, तो क्यों ना मैं एक्सपेरिमेंट दोबारा करूँ, हो सकता है दोबारा वैल्यू सही आ जाए। तो आपने दूसरी दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की। दूसरी दफ़ा जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपकी वैल्यू आ गई जी 8.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने कहा ये तो मज़ीद कम होगी, एक दफ़ा और प्रैक्टिकल करते हैं, एक दफ़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं जी की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। जी की वैल्यू जो है आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में फाइंड करते हैं एटवुड मशीन के ज़रिए भी और फ्री फॉल वाले मेथड से भी। तीसरी दफ़ा जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपकी जो वैल्यू है वो आई जी 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप परेशान हो गए कि हर दफ़ा मेरी वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी दूर आ रही है। तो अब आपने ना अपने टीचर को बताया ये वो वैल्यू है जो आपने फाइंड की, यानी यू जो आपने फाइंड की ये वो वाली वैल्यू है। तो आप अपने मुतलका टीचर के पास गए, आपने उनको बताया कि हमारा जो प्रैक्टिकल है ना वो उसकी वैल्यूज़ थोड़ी सी कम आ रही हैं। तो आपका जो टीचर है अब वो आपकी हेल्प करता है इस एक्सपेरिमेंट को करने में। वो उस ऑपरेटर्स को दोबारा वो फ्री फॉल वाला जो है उसको सेट करता है, उसको लेवल चेक करता है, हर चीज़ जो है वो चेक करता है और वो आपके सामने प्रैक्टिकल करता है। जब वो प्रैक्टिकल करता है ना, तो लेट करें कि आपका अब टीचर जो है वो प्रैक्टिकल आपके सामने परफॉर्म कर रहा है। जब आपके टीचर ने आपको प्रैक्टिकल समझाया तो उसने जो जी की वैल्यू निकाली, वो जी उसके पास यहाँ पर निकली 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये थोड़ी सी ठीक निकली है, तकरीबन बराबर चली गई, लेकिन उसने ना एक दफ़ा दोबारा किया, चूँकि 3 दफ़ा प्रैक्टिकल करना होता है, ये रूल है। दूसरी दफ़ा उसने दोबारा फिर उस प्रैक्टिकल को आपके सामने परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट को, तो उसकी वैल्यू आई 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि उसने सारी चीज़ें ठीक की, जो आपने गलतियाँ की थी उनको सुधारा, ये आ गई। अब उसने तीसरी दफ़ा फिर प्रैक्टिकल किया, दोबारा वैल्यू निकाली, तो अब वैल्यू आई जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट लास्ट वैल्यू एग्जैक्ट आ गई। अब यहाँ पर आपने इन चीज़ों को समझना है। देखिए आपने 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया तो आपकी वैल्यूज़ जो है ना
वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी दूर गई, यानी एक्चुअल वैल्यू 9.8 है, आपकी वैल्यूज़ जो है वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी हट के हैं, थोड़ी सी अलग हैं। लेकिन इनमें एक जो है वो आपने चीज़ देखनी है कि आपने जितनी वैल्यूज़ फाइंड की है ना, वो एक्चुअल वैल्यू से दूर हैं, लेकिन आपस में करीब करीब आई हैं। आपस में क्या आई हैं? करीब करीब क्लोज हैं। यानी ये जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये जितनी भी आपने वैल्यूज़ फाइंड की हैं, आर क्लोज टू ईच अदर, ये आपस में क्लोज हैं। कैसे? देखें 8.7, 8.6, 8.8, यानी कि ये आपस में क्लोज है। तो जब भी कोई मेजरमेंट आप लेते हैं, ये देखें आपने मेजरमेंट ली है, तो जब भी आप किसी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी इसका पहला टॉपिक है, मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। जी जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। तो जब भी आप फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, उनके मेजरमेंट लेते हैं, तो अगर आपकी मेजरमेंट जो है वो एक जो है वैल्यूज आपस में करीब आती हैं, तो इनको बोलते हैं कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है? वो प्रिसाइज आई हैं। क्या आई हैं? प्रिसाइज आई हैं। प्रिसाइज क्या होता है? वैल्यूज का यानी मेजरमेंट का आपस में एक दूसरे के करीब होना। अगर आपस में करीब हैं तो वो प्रिसाइज है। अच्छा, ये जो वैल्यूज है ना, ये एक्चुअल वैल्यू के करीब आई है। एक्चुअल वैल्यू क्या है? ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 9.8। और ये देखें ये सारी की सारी वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू के करीब हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये जो आपके टीचर ने फाइंड की हैं, आर क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, यानी ये जो एक्चुअल वैल्यू है इसके क्लोज आई हैं, तो इनको बोलेंगे ये एक्यूरेट आई हैं। ये क्या है? एक्यूरेट। स्टूडेंट्स, प्रिसाइज क्या होता है? वैल्यूज का आपस में करीब आना है। आपस में करीब हो तो वो प्रिसाइज है, और वैल्यूज जो हैं, जो मेजरमेंट है, जो रीडिंग है, वो एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब आए तो उसको बोलते हैं वो एक्यूरेट है। तो यही प्रिसीजन और एक्यूरेसी की डेफिनेशन है। आइए जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, एक और एग्जांपल दूंगा, कॉन्सेप्ट आपको मैं 100% क्लियर करवाऊंगा। देखिए प्रिसीजन, प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या है कि प्रिसीजन रिप्रेजेंट्स, प्रिसीजन किस चीज को जाहिर करती है, किस चीज को दिखाती है? दैट हाउ मच द मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, कि जो वैल्यूज आपने मेजर की है ना, वो आपस में कितनी करीब है। जितनी आपस में करीब होंगी उतनी क्या होगी? प्रिसाइज होंगी, उतनी प्रिसीजन ज्यादा होगी। तो प्रिसीजन क्या होता है? वैल्यूज का आपस में एक दूसरे के करीब आना, क्लोज आना, ये होता है प्रिसीजन। अब देखें एक्यूरेसी क्या है, कि एक्यूरेसी रिप्रेजेंट्स दैट, एक्यूरेसी क्या जाहिर करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है? हाउ मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, कि जो आपने वैल्यूज मेजर की हैं वो एक्चुअल वैल्यू के कितनी करीब है। जिस तरीके से आपके टीचर की जो वैल्यू फाइंड की हैं वो एक्चुअल वैल्यू के सारी करीब करीब है। 9.8 है तो 9.7 ये भी 9.8 के करीब है, 9.9 ये 9.8 के करीब है, एक 9.8 एग्जैक्ट आ गई। तो स्टूडेंट्स, ये था प्रिसीजन और एक्यूरेसी। अब ना इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो है यहाँ पर, ये एक गेम है जिसमें हम निशानेबाजी लगाते हैं। ठीक है, गेम ऑफ डॉट्स, इसकी मदद से हम समझते हैं। क्योंकि इसको समझेंगे तो फिर आपको ये कुछ और पॉइंट्स भी हैं ये क्लियर हो जाएंगे। गेम ऑफ डॉट्स इसे कहते हैं, जिसमें निशाने लेते हैं। ठीक है, एक टारगेट होता है, उसके सेंटर के ऊपर निशाना लगाना होता है, इस तरीके से किसी चीज़ को फेंक कर, नोकदार चीज़ को। तो लेट करें एक शख्स है, उसने ना इस तरीके से इसके ऊपर निशान, ऐसे करके निशाना लगाया, ऐसे करके निशाना लगा रहा है। 3 निशाने लगाने हैं, 3। ठीक है, या 2 लगाने हैं, या 3 या 4, जितने भी लगाने हैं, हम 3 को लेकर चलते हैं। पहला निशाना लगाया, वो सीधा यहाँ पर जाकर लगा, सीधा यहाँ पर इस तरह निशाना लगाया, पहला निशाना यहाँ पर जाकर लगा। अब उसने बोला दूसरी ट्राई की तो वो निशाना जाके लगा यहाँ पर। अब उसने तीसरी ट्राई की, तीसरा इस तरीके से निशाना लगाया तो वो लगा यहाँ पर जाकर। अब देखें, वैसे असल में तो निशाना यहाँ पर लगना चाहिए, मतलब जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल है, यानी ओरिजिनल जो टारगेट है वो तो सेंटर होता है ना, लेकिन उसके तीनों निशाने जो है वो एक्चुअल से क्या लग गए? दूर लग गए। अब हम इसको क्या कहेंगे? कि वो अच्छा निशानेबाज है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये है कि उसके निशाने चाहे टारगेट पे नहीं लगे, लेकिन आपस में बहुत ज़्यादा करीब लगे हैं। यानी यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि ये एक अच्छा निशानेबाज है। भाई बुरा निशानेबाज होता तो एक निशाना इधर लगता, एक इधर लगता, एक इधर लगता, लेकिन उसने सारे निशाने एक ही जगह पर लगाए हैं, तो मतलब एक लिहाज से वो एक अच्छा निशानेबाज उसको कह सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर उसके सारे निशाने लग रहे हैं। तो अब देखें, ये जितने भी निशाने लगे हैं ये आपस में तो करीब है, लेकिन असल टारगेट के करीब नहीं है। तो हम इन निशानों को कहेंगे कि ये निशाने क्या है? प्रिसाइज है। क्या है? प्रिसाइज
प्रिसाइज है, यहाँ पर इनके अंदर प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब प्रिसाइज यही होता है कि जो आपने वैल्यूज़ ली हैं वो आपस में कितने करीब है, जितनी आपस में करीब होंगी उतनी वो ज़्यादा प्रिसाइज होंगी। अब मैं आपको एक और सिनेरियो समझाता हूँ, 4 सिनेरियो समझाऊंगा ताकि आपको ना प्रिसीजन और एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब लेट करें यहाँ पर ये मैंने 4 डायग्राम बनाई है, चारों आपको समझानी है। अब हम एक दूसरे शख्स को मौका देते हैं कि वो निशाना लगाए, और उस शख्स को ना निशाना लगाने का थोड़ा सा नॉलेज है, यानी वो थोड़ा सा क्या है, एक्सपीरियंस्ड है। तो उसने इस तरीके से निशाना लगाया, उसका जो निशाना है वो जनाब यहाँ पर जाकर लगा। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये सेंटर है ना, ये सेंटर वाला है। उसने जब निशाना लगाया तो उसका निशाना एक लगा बिल्कुल यहाँ पर जाकर, ये देखें यहाँ पर जाकर लगा। उसने फिर दूसरा निशाना लगाया, दूसरी ट्राई की, दूसरा निशाना उसका यहाँ पर जाकर लगा। तीसरी ट्राई की इस तरीके से, तीसरा निशाना उसका यहाँ पे जाके लगा। अब देखें उसके जो तीनों वैल्यूज हैं या जो उसके तीनों निशाने हैं वो बिल्कुल टारगेट के अंदर लगे हैं, टारगेट के करीब लगे हैं। तो अब हम इसको कहेंगे कि ये जो बंदा है, ये जो निशानेबाज है, ये बहुत एक्यूरेट निशाने लगा रहा है। क्या लगा रहा है? इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, ये एक्यूरेट है। ये क्या है? ये एक्यूरेट है। एक्यूरेसी क्या होती है? असल टारगेट के करीब जो चीज़ आए उसको बोलते हैं एक्यूरेट। असल के करीब ना हो, आपस में करीब हो तो उसको बोलते हैं प्रिसाइज। तो यही तो मैंने आपको समझाया, यही तो हमने पढ़ा कि प्रिसीजन क्या बताती है कि वैल्यूज़ हैं जो आपने ली हैं वो आपस में कितनी करीब हैं। हाउ मच द वैल्यूज़ आर क्लोज टू ईच अदर। अगर आपस में करीब होंगी, आपस में करीब हैं, असल की बात नहीं कर रहे, टारगेट की बात नहीं कर रहे, एक्चुअल की बात नहीं कर रहे, आपस में करीब हैं तो प्रिसाइज है। और एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी क्या शो करती है कि हाउ मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। अगर एक्चुअल वैल्यू ओरिजिनल के करीब है तो फिर क्या है? फिर वो एक्यूरेट है। अब मैं आपको थोड़ा सा और सिनेरियो देता हूँ। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, लेट करें एक निशानेबाज है, एक स्टूडेंट है, तो उसने इस तरीके से निशाने लगाए, उसको हमने मौका दिया 3 इस तरीके से नोकदार चीज़ें दी, निशाना लगाओ भाई। उसने एक निशाना लगाया यहाँ पर, उसका एक निशाना लगा यहाँ पर, फिर उसने दूसरा फेंका, दूसरा उसका निशाना लगा यहाँ पर। ठीक है, उसने तीसरा फेंका डॉट, तो उसका निशाना लगा यहाँ पर। अब देखिए ये क्या हुआ भाई, ये एक निशाना यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब ये जो उसने, ये जो वैल्यूज हैं या ये जो निशाने हैं, ना तो ये आपस में करीब हैं और ना ये ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यू या ओरिजिनल जो टारगेट है उसके करीब है। तो हम क्या कहेंगे कि जिस बंदे ने ये निशाने लगाए हैं वो क्या है? क्या वो प्रिसाइज है? प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि प्रिसाइज तब होता है जब ये निशाने आपस में करीब होते, तो ये प्रिसाइज नहीं है। यानी यहाँ पर जो प्रिसीजन है, यानी ये निशाने जो हैं प्रिसाइज नहीं है, इसके नीचे क्रॉस लगा रहा हूँ, प्रिसाइज नहीं है। अच्छा, क्या एक्यूरेट है? क्या एक्यूरेट है? तो भाई एक्यूरेट तब होते जब ये एक्चुअल के टारगेट के करीब होते, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है। यानी अब ये जिसने निशाने लगाए उसको हम बोलेंगे ये बहुत ही बुरा निशानेबाज है, बहुत ही बुरा निशानेबाज है। ना तो ये प्रिसाइज था और ना ही ये एक्यूरेट था, दोनों ही क्रॉस हो गए। ठीक है, अब इसके बाद ना एक और केस समझते हैं ताकि आपको इसकी और अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि एक हमने यहाँ पर एक और स्टूडेंट को मौका दिया कि वो इस तरीके से निशाना लगाए। उसने ना इस तरीके से निशाने लगाए। पहला निशाना लगा जाकर यहाँ पे जाकर लगा। दूसरा निशाना लगाया वो जी यहाँ पे जाके लगा। तीसरा निशाना लगाया वो यहाँ पे जाकर लगा। लेट करें, अब देखिए ये जो निशाने हैं ना, ये टारगेट के अंदर है, मतलब टारगेट के अंदर अंदर ही है, तो ये एक्यूरेट तो हैं। मतलब एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी ये होती है कि वैल्यूज ओरिजिनल टारगेट के करीब आए, तो ये एक्यूरेट तो है, एक्यूरेट तो है। लेकिन क्या आपस में करीब है? भाई आपस में करीब नहीं, एक उस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, यानी लेट एक यहाँ यहाँ यहाँ, ये बिल्कुल आपस में करीब नहीं है। तो हम बोलेंगे ये प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज नहीं है। यानी प्रिसाइज होता है अगर आपस में करीब होते तो प्रिसाइज होते, आपस में करीब नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में लगे हैं। लेकिन चूंकि सेंटर के अंदर लगे हैं, ये जो सेंटर वाला टारगेट उसके अंदर लगे हैं तो एक्यूरेट है, ओरिजिनल के करीब है तो एक्यूरेट है। यहाँ पर ये बात होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रिसाइज कब होगा, प्रिसाइज कब नहीं होगा, एक्यूरेट दोनों। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ देखें, यहाँ पर ये जो केस है ना, इसमें एक्यूरेसी नहीं है, इसमें एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है। चूंकि ये आपस में करीब हैं तो ये प्रिसाइज तो हैं, लेकिन एक्चुअल के करीब नहीं है, तो यहाँ पर ये एक्यूरेट नहीं है। अब ये रह गया, यहाँ पर अगर हम देखें ये जो तीनों निशाने हैं, ये चूंकि बिल्कुल सेंटर के अंदर भी लगे हैं और आपस में भी करीब लगे हैं, सेंटर के अंदर भी लगे हैं,
आपस में भी करीब करीब है, तो मतलब आपस में करीब करीब हैं तो प्रिसाइज है, आपस में क्या है, करीब करीब हैं तो प्रिसाइज है, और टारगेट के अंदर भी लगे हैं तो एक्यूरेट भी हैं। तो 4 केस हो गए, 4 केस मैंने समझा दिया। स्टूडेंट्स बात क्या है, की पॉइंट ये है कि अगर वैल्यूज आपस में करीब होंगी तो वो प्रिसाइज होंगी, और अगर एक्चुअल वैल्यू के करीब होंगी तो फिर वो एक्यूरेट होंगी। तो यहाँ पर ये 4 केस है, यानी कि अगर वो आपस में भी करीब हैं तो वो प्रिसाइज है, एक्चुअल के भी करीब हैं तो एक्यूरेट भी हैं, प्रिसाइज भी हो गए, एक्यूरेट भी हो गए। ना आपस में करीब, आपस में करीब नहीं होंगे तो प्रिसाइज नहीं होंगे, एक्चुअल वैल्यू के करीब भी नहीं है तो एक्यूरेट भी नहीं है। तो दोनों यस भी हो गए, दोनों नो भी हो गए। अब एक यस एक नो, एक नो एक यस, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है। मैंने आपको यहाँ पर जो वैल्यू है उसके लिहाज से भी समझा दिया, और ये सिंपल जो एक डॉट वाली गेम है उसकी एग्जाम्पल से भी समझा दिया। तो स्टूडेंट्स ये था इसका। अब ना इसका ये वाला पॉइंट जो मैंने समझाया है, इस पहले पॉइंट के बाद ना हम ये लास्ट वाला पॉइंट समझते हैं। लास्ट वाला पॉइंट समझ लें, चूंकि वो इसी के रिलेटेड है तो इसी को हम यहाँ पर समझते हैं। प्रिसीजन लिखा हुआ है कि रिजल्ट्स कैन बी प्रिसाइज विदाउट बीइंग एक्यूरेट। ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट्स प्रिसाइज हो लेकिन एक्यूरेट ना हो। ये देखें, प्रिसाइज हो लेकिन एक्यूरेट ना हो, पॉसिबल है ना कि प्रिसाइज हो लेकिन एक्यूरेट ना हो, ऐसा पॉसिबल है। अल्टरनेटिवली, यानी ऐसा भी हो सकता है द रिजल्ट्स कैन बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, के प्रिसाइज भी हो एक्यूरेट भी हो, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखें यहां पर क्या है, प्रिसाइज भी है एक्यूरेट भी है, ठीक है। तो यहां पर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि रिजल्ट जो है वो सिंपल प्रिसाइज हो सकते हैं एक्यूरेट हुए बगैर, यानी प्रिसाइज तो हो सकते हैं, एक्यूरेट हो सकता है ना हो, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि रिजल्ट प्रिसाइज भी हो और क्या हो, एक्यूरेट भी हो। तो ये देखिए प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, ये वाला पॉइंट समझ आ गया ना। तो यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, बल्कि और भी पॉसिबिलिटी, मैंने तो आपको 4 पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या है कि फॉर अ मेजरमेंट टू बी कंसिस्टेंटली एक्यूरेट, लेकिन एक्यूरेट होने के लिए चीज का प्रिसाइज होना भी जरूरी है। जारी बात है, अगर वो एक्चुअल के करीब है तो फिर वो एक्यूरेट भी होगी और क्या होगी, प्रिसाइज भी। जिस तरह ये है, ये देखें यहाँ पर अगर एक्यूरेट होना है, अगर एक्यूरेट होना है तो फिर प्रिसाइज होना जरूरी है। देखें यहाँ पर, देखें ये एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज जो है वो इस तरीके से नहीं है। तो इसको भी आप समझ लें, ये सिंपल से पॉइंट है, हमने यहीं से अखज किए हैं। आइए स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट्स तो हो गए हैं, अब ये दरमियान वाले पॉइंट समझते हैं। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखें, प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट इज डिटरमिन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बीइंग यूज्ड, यानी प्रिसीजन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, इंस्ट्रूमेंट पे या डिवाइस पे। प्रिसीजन जो है वो इंस्ट्रूमेंट पे डिवाइड करती है। जिस तरीके से लेट करें, आपने जब प्रैक्टिकल किए तो आपकी डिवाइस जो है वो ठीक नहीं थी ना, आपने उसकी सेटिंग सही नहीं की, तो तीनों दफ़ा जो है आपका रिजल्ट ख़राब आता गया। तो इसका मतलब आपके टीचर ने उस डिवाइस को थोड़ा ठीक किया, उसकी सेटिंग अच्छे से की, लेवल किया, उसके रिजल्ट ठीक आ गए। तो यानी कि प्रिसीजन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है, जो आपकी डिवाइस जो है उस पर डिपेंड करती है। अगर आपकी डिवाइस ख़राब है तो आपकी वैल्यू हर दफ़ा ही ख़राब आने वाली है। तो ये बात है। तो प्रिसीजन किस पे डिपेंड करती है, इंस्ट्रूमेंट पे या डिवाइस पे। लेट करें आप लेंथ मेजर कर रहे हैं मीटर रोल से, स्केल से, तो जो मीटर रोल जो है उस पे डिपेंड कर रही है, वो डिवाइस है जिसको आप यूज़ करके लेंथ जो है वो मेजर कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है कि एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एक्यूरेसी जो है वो मेजरमेंट पे डिपेंड करती है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स उसमें कितने हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द बेटर द एक्यूरेसी, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे उतनी वो मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट होगी। मैं समझाता हूँ ये पॉइंट। देखिए लेट करें यहाँ पर इस पॉइंट को समझे जरा, ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं इसको यहाँ पर समझाता हूँ, इसको यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह पर मैं आपको ये पॉइंट समझा देता हूँ। देखें मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका जो मैस है वो कितना है, आपका वजन कितना है, मैस आपने मेजर किया। आप कहते हैं सर मेरा जो मैस है ना वो है जी 52 किलोग्राम। तो मैं कहता हूँ क्या वाकई 52 है, क्या एग्जैक्ट 52 है, या थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो देखिए चांस है ना, अगर आपने मेजर करें तो जब आप वेट मशीन के ऊपर खड़े हुए तो वेट आया 52.3 किलोग्राम। अब देखें यहाँ पर क्या था, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक मैंने कवर करवा दिया है, आप उसको जरूर समझिएगा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो ये जो हमारे पास नंबर है ये कम इंफॉर्मेशन दे रहा था, ये इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं था।
ये ज़्यादा एक्यूरेट है या ये ज़्यादा एक्यूरेट है? तो आप कहेंगे सर नीचे वाला एक्यूरेट है, क्योंकि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मैं पूछूंगा भाई क्यों ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, यानी ये एग्जैक्ट बता रहा है कि भाई 52 नहीं है, उससे थोड़ा सा ऊपर भी है। तो यानी एक्यूरेसी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे डिपेंड करती है। आपका जो मेजरमेंट है, जो आपने चीज़ मेजर की है, उसमें अगर जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे ना, उतनी वो जो हमारे पास मेजरमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट समझी जाएगी। तो ये बात है। तो यहाँ पर आपको ये बात मैंने समझा दी। इसके बाद हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इसको भी आपने समझना है कि प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि भाई जो प्रिसीजन है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। और लीस्ट काउंट को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। और इसी तरह एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दैट मेजरमेंट। जो एक्यूरेसी है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी, या इसको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, इसको रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, इस पर डिपेंड करती है। अब स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी का एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, एक कंप्लीट टॉपिक है, आपका टॉपिक नंबर 1.3 इस चैप्टर का, मैंने उसको कवर करवा दिया है। अनसर्टेनिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। आप इसी प्ले लिस्ट में जाकर अनसर्टेनिटी को डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। देखें, प्रिसीजन जो है वो किस पे डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट पे। अब आप जानते हैं कि हर इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होता है। इसकी तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा यहाँ से ताकि आपको मैं ये बात समझा सकूं। लीस्ट काउंट यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वो 100% जो है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट मेजरमेंट नहीं देता, उसमें कुछ ना कुछ कमी बेशी होती है। यानी फिजिक्स ये कहती है जब भी आप कोई मेजरमेंट लेते हैं तो वो 100% करेक्ट नहीं होती। जिस तरीके से लेट करें, आपके पास अगर एक सिंपल मीटर रूल है, मीटर रूल किसे बोलते हैं? स्केल को, ये जिसके साथ आप लाइनें लगाते हैं। तो उसकी जो हमारे पास लीस्ट काउंट है ना, मीटर स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो होती है 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर मेरे पास ये स्केल पड़ा हुआ है, ये देखें, ये हमारे पास स्केल है। तो इसमें देखें ये 5 है, 5 के बाद 5.1 है, फिर 5.2 है, तो 0.1 का डिफरेंस है। तो 0.1 सेंटीमीटर जो है ये इसकी लीस्ट काउंट है। इस तरह अगर हमारे पास वर्नियर कैलिपर हो, ये आपने लीस्ट काउंट जो है ये ज़ुबानी याद भी करनी है, ये आपको एमसीक्यू से पूछ जा सकती है कि बताएं मीटर स्केल, मीटर रोल, जो मीटर रोल है उसकी लीस्ट काउंट कितनी है? 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपने 0.1 सेंटीमीटर लगाना है। इसकी होती है प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, इसके साथ प्लस माइनस भी लगता है लीस्ट काउंट के साथ। तो इस तरीके से ही होती है प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, यानी ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा काम करता है। और जो आपके पास स्क्रू गेज है ना, स्क्रू गेज, ये आपने आपकी लैब के अंदर पड़े होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, और आपने जब प्रैक्टिकल किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, इनको आपने यूज़ भी किया था सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, स्फीयर का एरिया फाइंड करने के लिए, तो ये यूज़ होते हैं। अच्छा, स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट होती है प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। अब देखें, इसकी लीस्ट काउंट सबसे कम है, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा। आप देखें, जीरो के बाद जितनी इशारियाँ होंगी ना, उतना नंबर छोटा होगा। तो ये नंबर बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे भी छोटा है। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि जिसकी लीस्ट काउंट कम होगी, जिसकी लीस्ट काउंट कम होगी, वो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। यानी इंस्ट्रूमेंट की जितनी लीस्ट काउंट कम होगी उतना वो प्रिसाइज होगा। यानी प्रिसीजन जो है वो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ही लीस्ट काउंट कहते हैं। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि भाई अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन देगा, लीस्ट काउंट, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, रिलेटिव अनसर्टेनिटी, कुछ ना कुछ 4 ऑप्शन बनेगा। तो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है? लीस्ट काउंट है। तो और ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी हर इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट या अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी, वो इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो ये मैंने 3 इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं, इसकी हमारे पास लीस्ट काउंट सबसे कम है, इसकी लीस्ट काउंट सबसे कम है, इसकी लीस्ट काउंट सबसे कम है, किसकी? स्क्रू गेज की। तो जिसकी लीस्ट काउंट जितनी कम होगी उतना वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगा, चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यही होता है कि अगर एक चीज़ कम है तो दूसरी चीज़ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये भी आपको पेपर में आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ स्मॉलेस्ट प्रिसीजन, कि ये 4 इंस्ट्रूमेंट देगा, उनमें से प्रिसीजन किसकी सबसे कम है, किसकी सबसे कम है? तो भाई सबसे कम किसकी है? इसकी, चूँकि इसकी लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा है तो इसकी प्रिसीजन सबसे कम है। और प्रिसीजन सबसे ज़्यादा किसकी है?
स्क्रू गेज की। क्यों? क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट सबसे कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको ये वाला पॉइंट समझा दिया। ये लीस्ट काउंट की वैल्यूज़ भी याद रख लें, सबसे कम लीस्ट काउंट कौन से वाला है, सबसे ज़्यादा कौन से वाला है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आइए अब हम ये पॉइंट पढ़ते हैं। एक्यूरेसी जो है वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो ये तो आपको अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक समझना पड़ेगा। सिंपल है, देखें लेट करें मेरे पास ना ये है, ये मेरे पास ना बोर्ड मार्कर है, इसकी मैं लेंथ फाइंड करता हूँ। लेंथ फाइंड करता हूँ किससे? इस स्केल से। ये आपके पास जो मीटर रूल है, मीटर रूल जो है स्केल को ही कहते हैं। तो इसकी मैंने इस तरीके से लेंथ फाइंड की जो कि आई 6.8 आई। लेट करें 6.8 आई, तो मैं इसकी लेंथ क्या लिखूंगा? 6.8। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये देखें, ये एक मीटर रूल है, तो इस तरीके से आप इसकी स्केल की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो 6.8 सेंटीमीटर। अब देखिए चूंकि मीटर रूल से फाइंड किया तो साथ इसके साथ इसकी लीस्ट काउंट भी लगानी पड़ेगी। ये इसकी लीस्ट काउंट है मीटर रूल की। अब ये मेरे पास एक वैल्यू है, तो मैंने इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करनी है? देखिए फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को फाइंड कैसे करते हैं? सिंपल लीस्ट काउंट आप रखें और उसको डिवाइड कर दें जो मेजर्ड वैल्यू है। वैल्यू क्या है? 6.8 है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी। अच्छा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं? परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये जो वैल्यू आई है इसको आप सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो जो आपकी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आ जाएगी। तो लेट करें आपको कोई दो वैल्यू देता है और बोलता है इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है। इस तरीके से एक वैल्यू ये दे दी और एक वैल्यू आपको और देता है कि एक मेरे पास है लेंथ है, एक लेंथ हमारे पास है 5.5, लेकिन वो जो लेंथ है ना वो हमने वर्नियर कैलिपर से फाइंड की। लेट करें एक लेंथ मीटर रूल से फाइंड की, मीटर रूल से फाइंड करेंगे तो लीस्ट काउंट भी मीटर रूल के लगाएंगे। स्क्रू गेज से फाइंड की तो वो आएगी 0.01 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि इन दोनों में से बताओ कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है। तो आपको पता क्या करना है, इसको डायरेक्ट नहीं बता सकते, वो तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि प्रिसाइज कौन है। प्रिसाइज यानी वो लीस्ट काउंट जिसकी कम है, जिसकी लीस्ट काउंट कम है वो प्रिसाइज है। तो ये वाली जो हमारे पास रीडिंग है ये ज़्यादा प्रिसाइज है, चूँकि इसकी लीस्ट काउंट प्लस माइनस के बाद जो नंबर होता है वो लीस्ट काउंट होता है, या उसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। इसको आपने याद रखना है। तो जिसका वो कम होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, वो इसका कम है। लेकिन अगर वो पूछे कि इन दोनों में से एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है, तो वो आपको फिर फाइंड करनी पड़ेगी। वो कैसे? अब सिंपल 0.1 को 6.8 पे डिवाइड करें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए, और इधर इसकी फाइंड करनी है तो इसमें क्या करेंगे? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, इसका लीस्ट काउंट 0.01 है और इसकी वैल्यू 5.5 है। इन दोनों को डिवाइड करें। अब जारी बात है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आंसर रहेगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आंसर रहेगा। तो जिसका आंसर कम होगा, दोनों आंसर को देख लेना ना, वैल्यू होती है। जिसका आंसर, जिस तरह ये 6.8 बड़ा आंसर नंबर है, 5.5 छोटा नंबर है, दोनों का आंसर आएगा। जिसका आंसर कम आएगा यानी जिसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम आएगी वो ज़्यादा एक्यूरेट समझा जाएगा। तो आपको अगर कोई भी वो दो वैल्यूज़ दे और पूछ ले कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, तो आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इस तरीके से फाइंड करके बता देना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी समझा दिया। अब हमारा एक पॉइंट रह गया है, और ये पॉइंट कोई नया पॉइंट नहीं है। अभी मैंने जो आपको समझाया है ये वाला पॉइंट इसी से मैंने बनाया है, यानी कि हमने इसी बात को नीचे लिखा है कि अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसकी कम होगी वो मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगी। चूँकि प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपस में क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये पॉइंट देखें, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ वन, एक मेजरमेंट उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी विच हैज़ लेस, जिसमें कम होगा। क्या कम होगा? ये वाली चीज़, बटे वाली चीज़, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी लेस होगी वो मेजरमेंट उतनी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। तो हमने इसी को यहाँ पर लिख लिया। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने आपको कम्प्लीटली जिस तरीके से आपने बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है सॉल्व कराया, और आपको मैंने एग्जांपल्स दे कर अच्छे तरीके से क्लियर करवाया। तो अगर आप इसी तरीके से पेपर में इसको सॉल्व करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 5 पॉइंट लिख दें, शॉर्ट आएगा तो फिर आप 2 या 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, तो आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके का लिखा हुआ आपको किसी भी हैंडबुक से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत मेहनत करके बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन दोनों की समझ आ गई हो, प्रिसीजन और एक्यूरेसी की, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ, यानी जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं,
उनको अगर इस चैनल का नहीं पता तो उनके साथ भी ये चैनल और ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी फ़िज़िक्स को अच्छे से सीख सकें और आपके साथ वो भी जो है एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स ले सके, पोजीशन ले सकें। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।